everyone and welcome back to my channel. This is me Tanushree त्यागी और आज हम लोग कवर करने वाले हैं the most awaited topic which is poetic devices. जब भी मैं कोई क्लास 10th इंग्लिश की पोम पढ़ाती थी या कुछ भी वीडियो डालती थी उसके नीचे एक या दो कमेंट्स तो हमेशा आती थी कि मैम पोएटिक डिवाइसेस पर वीडियो बना दो। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले लिटरेरी डिवाइसेस पर वीडियो बनाई जाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये और समझना भी इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस साल टर्म 1 में जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, यानी सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे। और अगर जब एमसीक्यूज आएंगे तो इसकी 100% अश्योरिटी है कि पोम्स में से वो आप से सिर्फ फिगर्स ऑफ स्पीच पूछें। तो वो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल, कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो यहाँ आपसे वो पूछ सकते हैं कि आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच और पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस लाइन्स। तो आपको वहाँ बताना होगा, आपको एमसीक्यूज में ऑप्शंस मिले होंगे तो आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना होगा। तो सिमिलरली पोएटिक डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे लेक्चर के साथ। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ मैंने जो भी पीपीटी स्लाइड्स पे लिखा है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो जो मैंने यहाँ लिखा है वो सेम ही मैंने डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर दिया है ताकि वो आपके पास सेव रहे। ठीक है, व्हाट आर पोएटिक डिवाइसेस? तो सबसे पहले पोएटिक डिवाइसेस हैं क्या ये समझ लेते हैं। तो literary devices is a technique a writer uses to produce a special effect on their writing. तो ये poetic devices या figures of speech हमारे poets इसलिए यूज करते हैं ताकि वो जो उन्होंने लिखा है उसको अट्रैक्टिव बना सकें। ठीक है, ये जस्ट एक टेक्निक है जो सारे ही पोएट्स यूज करते हैं ताकि वो जो उनकी जो ब्यूटीफुल पोम है वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बने, अट्रैक्टिव बने। ठीक है, और ऑडियंस को, रीडर्स को उसे पढ़ने में मज़ा आए। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी है कि इस वीडियो में मैं कौन से पोएटिक डिवाइस डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली क्लास 10th के लिए बनाया है। तो मैंने आपके सारे पोएम्स को रीड किया तो मुझे पता चला कि यही सारे पोएटिक डिवाइसेस हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऑल्दो बहुत सारे ऐसे और भी आपके जैसे कि पोएटिक डिवाइसेस होते हैं सच एज हाइपरबोल एंड मेनी अदर, बट मैंने सोचा कि उनकी अभी ज़रूरत नहीं है। अभी आपको मैंने सिर्फ वही इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस बताए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपकी बुक के पोम्स में यही लिटरेरी डिवाइसेस गिवन है। तो आप इनको अच्छे से कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले लिटरेरी डिवाइस से जिसका नाम है alliteration. Alliteration is the repetition of a consonant sound at the start of two or more consecutive words. तो यानी एक कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगी आसपास के 2-3 वर्ड्स में, 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स में। अब इस डेफिनेशन से तो हमें कुछ समझ नहीं आया, तो हम हमारी बुक का एक एग्जाम्पल लेते हैं। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. तो ये है आपकी डस्ट ऑफ स्नो वाली पोम। और यहाँ आप देखो जो मैं आपको बता रही, सेव्ड सम, ये जो आपकी लाइन है जिसको मैंने अंडरलाइन भी किया है, सेव्ड सम। तो सेव्ड भी आपका एस से शुरू हो रहा है और सम भी आपका एस लेटर से ही शुरू हो रहा है। तो यानी यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ आपका alliteration यूज हुआ है क्योंकि ये 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं और ये दोनों ही वर्ड्स एक सेम लेटर से शुरुआत हुई है। इन दोनों ही वर्ड्स की, है ना, इन दोनों ही वर्ड्स की एक सेम साउंड से स्टार्टिंग हुई है। जैसे सेव्ड की भी सा साउंड है और सम में भी सा साउंड है। तो ये जो सा साउंड है, ये जो एस की साउंड है, ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है, रेपिटेटिव है, इसलिए ये लिटरेरी डिवाइस है alliteration। आई बात समझ? अब यहाँ alliteration का एक और एग्जाम्पल हो सकता है, has given my heart। तो अब आप यहाँ देखो, has भी h से शुरुआत हो रहा है
और हर्ट की भी शुरुआत एच लेटर से ही हो रही है। तो ये दोनों भी काफी ज्यादा पास में है, ऑल्दो इतने ज्यादा पास में नहीं है बट फिर भी पास में है। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि एलिट्रेशन का यूज हुआ है, क्योंकि हैज भी एच साउंड से शुरू हो रहा है और हर्ट भी एच की ही साउंड से शुरू हो रहा है। तो आई होप आपको एलिट्रेशन समझ आ चुका होगा। अब आप लोग ढूंढोगे कि और कहाँ कहाँ एलिट्रेशन यूज हुआ है आपकी डिफरेंट पोम्स में, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर सेकंड पोएटिक डिवाइस व्हिच इज एनाफोरा. Anaphora is the repeated use of word at the start of two or more consecutive lines. अब दो तीन अलग अलग लाइन्स हैं, स्टैंजास हैं, उनमें जो स्टैंजा की शुरुआत है, जो लाइन की शुरुआत है, वो सेम वर्ड से होती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ यू आर गुड गर्ल, यू आर अ बैड बॉय, लाइक कुछ भी कहूँ, तो इन दोनों सेंटेंसेस की शुरुआत, इन दोनों लाइन्स की शुरुआत यू से हुई है। तो यही एनाफोरा होता है। इसको हम एक अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? तो ये है आपकी फर्स्ट फ्लाइट की पोम अमांडा से। तो आप देखो, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा। अब ये दो अलग अलग लाइन्स हैं और इन दोनों लाइन्स की शुरुआत सेम वर्ड से हुई है। देखा आप कुछ? वेरी गुड। डिड यू से पहली लाइन की शुरुआत हुई है और सेकंड लाइन की भी शुरुआत डिड यू से ही हुई है। तो यहाँ कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? एनाफोरा। अब यहाँ आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि मैम आपने कहा कि द रिपीटेड यूज ऑफ वर्ड, यानी एक ही वर्ड बार बार अलग अलग लाइन्स में आएगा। तो यहाँ तो अमांडा, अमांडा, अमांडा ये भी आ रहा है। बट बच्चा, यहाँ आपको देखना है कि क्या पूछा है? स्टार्ट ऑफ द टू और मोर कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स। स्टार्टिंग में होना चाहिए, बीच में नहीं। ये तो देखो लास्ट में है। ये दूसरा लिटरेरी डिवाइस है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एनाफोरा आपकी जो भी लाइन होगी उसका पहला वर्ड होना चाहिए सेम, ठीक है। आई बात समझ? तो यहाँ स्टार्टिंग देखो डिड यू से हुई है, तो ये एनाफोरा है। अमांडा अमांडा एनाफोरा नहीं। आई बात समझ? तो आपकी लाइंस की शुरुआत सेम वर्ड से होनी चाहिए, ये होता है एनाफोरा। नाउ द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज एजोनेंस. Assonance is the repetition of a vowel sound within a sentence. तो vowel sound तो हमें पता है, vowels 5 vowels होते हैं, A, E, I, O, U. तो अगर आपको किसी भी स्टैंजा की किसी भी लाइन में दिखे कि बार बार एक वॉवल साउंड रिपीट हो रही है, यानी कहीं हर एक वर्ड में कहीं ए की साउंड आ रही है, ई की आ रही है, किसी भी वॉवल साउंड की आ रही है, तो वो ऑफ कोर्स एजोनेंस होगा। आई नो डेफिनेशन से कुछ नहीं समझ आया होगा, तो लेट्स गो विद द एग्जाम्पल। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. तो ये है फायर एंड आइस की आपकी पोम 2, ठीक है। तो आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. तो आप देखो यहाँ होल्ड में ओ, दोज में भी ओ, फेवर में भी ओ, हु में भी ओ। तो यहाँ हर जगह ओ साउंड जो है काफी ज्यादा रेपिटेटिव है, काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है। होल्ड में भी ओ की साउंड आ रही है, दोज में भी ओ की साउंड आ रही है, हु में भी ओ की साउंड आ रही है, फेवर में भी ओ की साउंड आ रही है। तो ये जो ओ हमें पता है ओ एक वावल है, तो यहाँ कौन सी वावल की साउंड प्रोमिनेंट है? ओ। और ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है? एजोनेंस। तो आई बच्चों को ये बात समझ? आई होप आई एम क्लियर, राइट। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सोनेंट से। एजोनेंस की तरह यहाँ भी एक सेम साउंड रिपीट होगी, बट वहाँ एजोनेंस में वावल साउंड रिपीट होती है, बट कॉन्सोनेंट्स में आपकी कॉन्सोनेंट की साउंड रिपीट होगी, ठीक है। वॉवल्स को छोड़ के जो भी हमारे बाकी लेटर्स हैं उनकी साउंड जब रिपीट होती है तब वो हो जाता है कॉन्सोनेंट. So the repetition of a consonant sound in a sentence, it can be at the beginning, ये beginning में हो सकता है, middle में भी हो सकता है और at the end of the word also, ठीक है। For example, ये मैंने कुछ ऐसी simple example लिए हैं ताकि आपको मैं समझा सकूं. I will crawl away with the ball. अब यहाँ कुछ है जो common आ रहा है. आप देखो I will crawl away with the ball.
तो यहाँ पे विल में भी एल, क्रॉल में भी एल एंड बॉल में भी आपका एल आ रहा है। तो यहाँ ये क्या दिखा रहा है कि एक कॉन्सोनेंट लेटर है, ऑफ कोर्स कॉन्सोनेंट साउंड है ल, और ये ल साउंड आपकी इस सेंटेंस में कॉन्जिक्यूटिवली रिपीट हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उससे आपको बिल्कुल समझ आएगा। माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक। अब जब मैं बोल रही हूँ तभी आपको समझ आ गया कि माइक में के, लाइक में भी अगेन के, और बाइक में भी के। तो ये जो क साउंड है, के की ये जो साउंड है, ये काफी ज्यादा रेपिटेटिव है और ये कॉन्सोनेंट है। तभी आपका ये जो लिटरेरी डिवाइस है ये बहुत ही इजी है समझना, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। द रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन अ सेंटेंस। अब ये तो मैंने एग्जाम्पल्स आपके कोई पोम से नहीं लिए, तो अब ये आपकी ड्यूटी है कि आप पोम्स में देखो कहाँ एजोनेंस आ रहा है, कहाँ कॉन्सोनेंट्स आ रहा है, ठीक है, कहाँ अलग अलग डिवाइसेस यूज हो रहे हैं। तो यहाँ तो मैंने एक या दो पोम से एग्जाम्पल लिए हैं, आपको हर पोम में ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए बच्चा, ओके। Now we are going to start with our next poetic device, which is enjambment. Enjambment is when a sentence continues in two or more lines in a poem. तो जब एक ही सेंटेंस एक दो लाइन्स में आता रहता है उसे हम कहते हैं आपका enjambment. फॉर एग्जाम्पल आपका एक सेंटेंस है, ठीक है, तो वो सेंटेंस पहले इस लाइन में आया, इस लाइन में आया, इस लाइन में आया, तो वो सेंटेंस बार बार कंटिन्यू हो रहा है। अभी तक उस सेंटेंस का कोई फिनिशिंग पॉइंट नहीं आया है, ठीक है, मतलब वो एक सेंटेंस है जो दो तीन लाइन्स में कंटिन्यू हो ही जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो यहाँ वो एक ही सेंटेंस है, ये पूरा फ्रॉम से लेकर फायर तक ये पूरा एक ही सेंटेंस है, बट ये दो या दो से ज़्यादा लाइंस में रिपीट हुआ है। तो कोई भी आपका सेंटेंस जब दो या दो से ज़्यादा लाइंस में आता रहता है विदाउट द यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क, दैट इज एंजैम्बमेंट। आई गेस ये समझ आ गया होगा, ये इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ओके। तो स्टार्ट करेंगे सिमिली से। सिमिली एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जहाँ पर हम कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं। हम कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं, लाइट एज अ फेदर, तो यानी कोई चीज़ इतनी हल्की है बिल्कुल फेदर जैसी, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि शी इज एज लाइट एज अ फेदर, तो यानी मैं उससे कह रही हूँ कि वो इतनी हल्की है बिल्कुल पंख की तरह, बिल्कुल एक फेदर की तरह वो इतनी हल्की है। तो यहाँ मैंने उस लड़की को कंपेयर किया है विद द फेदर, ठीक है। तो यहाँ मैंने कंपैरिजन ड्रॉ किया है। अगर मैं बोलूँ शी मूव्ड लाइक अ डियर, तो यहाँ मैं बता रही हूँ कि उसकी जो चाल है वो बिल्कुल डियर जैसी है। तो यानी हम यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं उस लड़की की चलने को विद द डियर। आई बात समझ, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि शी इज एज ब्यूटिफुल एज अ मरमेड, ठीक है, अगर मैं कहूँ शी इज एज ब्यूटिफुल एज अ मरमेड, तो मैं यहाँ क्या कह रही हूँ कि वो इतनी ब्यूटिफुल है मरमेड जैसी। तो यहाँ मैंने उस लड़की को कंपेयर किया है विद अ मरमेड। अब यहाँ इसकी पहचान क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ सिमिली यूज हुआ है? तो इसकी एक बहुत ही इजी ट्रिक है इंग्लिश लैंग्वेज में, दैट इज अगर कहीं भी सिमिली यूज हुआ है तो वहाँ पर कंपैरिजन होगा, और कंपैरिजन जब होता है तब हमेशा ये दो वर्ड जरूर यूज होते हैं, विच इज एज या लाइक। The next poetic device that we are going to study is metaphor. Metaphor is an indirect comparison by highlighting a particular quality of two things. यानी यहाँ हम कंपैरिजन करते हैं और वो कंपैरिजन इनडायरेक्ट होता है। जैसे कि मैं कहूँ माई टीचर इज अ गॉड, ठीक है, तो माई टीचर इज अ गॉड फॉर मी। तो यहाँ मैंने टीचर को क्या बना दिया, मैंने अपने टीचर को भगवान बना दिया। तो ऑल्दो क्या मेरे टीचर सच्ची में भगवान है? नो, बट यहाँ मैंने उनको कंपेयर कर दिया है विद द गॉड, ठीक है। आइए वाली बात समझ। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं। अगेन मैंने अ टाइगर इन द ज़ू वाली पोम का ही एग्जाम्पल लिया है क्योंकि इसमें है वो मेटाफॉर वाली चीज। तो आप देखो, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज स्केच ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट,
पैड्स पैड्स मैंने आपको बताए थे क्या है, टाइगर के जो पावर्स हैं, टाइगर के जो पैर हैं। वेलवेट वेलवेट एक फैब्रिक होता है जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया है। हमने यहाँ कंपैरिजन किन दो चीज़ों में किया है? वेरी गुड, हमने यहाँ कंपैरिजन किया है पैड्स में और वेलवेट में। पैड्स तो हो गए टाइगर के पाव और वेलवेट हो गया फैब्रिक। यहाँ हम बता रहे हैं कि जो हमारे टाइगर के पाव्स हैं वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं लाइक अ वेलवेट। तो हमने यहाँ क्या बता दिया, हमने डायरेक्टली कह दिया कि जो हमारे टाइगर के पाव्स है ना वो तो वेलवेट है। हमने ये नहीं कहा कि वेलवेट के जैसे हैं, हमने डायरेक्टली कह दिया कि वो वेलवेट है। ठीक है, वेलवेट है मेरे टाइगर के पाव। तो यहाँ हमने अभी तक सिमिली और मेटाफॉर पढ़ लिया है। अब ये दोनों काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगते हैं और बच्चों को इनमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आइए इनका कंफ्यूजन ही मिटा देते हैं। सिमिली और मेटाफॉर में एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है। सिमिली में हमेशा एज या लाइक आएगा, वहाँ पे डायरेक्टली कंपैरिजन हो रहा है कि ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। तो वहाँ मैं बता रही हूँ कि मैं डायरेक्टली कंपेयर कर रही हूँ, मैं उसको डायरेक्टली बता रही हूँ कि वो ऑक्स के जितना स्ट्रॉन्ग है। बट मेटाफॉर में हम लोग डायरेक्टली कहते हैं ही इज एन ऑक्स। ठीक है, वहाँ लाइक एज इसका कोई यूज नहीं होता है। तो मेटाफॉर एक इनडायरेक्ट वो है आपका कंपैरिजन, वेराज सिमिली एक डायरेक्ट कंपैरिजन है। इतना मत जाओ, बस सिमिली में एज या लाइक मिलेगा तो वो सिमिली हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो वो मेटाफॉर है। ठीक है, आई गेस आपको ये समझ आ गया होगा। ओके बच्चा, परफेक्ट। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है ओनोमैटोपिया। ये मैंने आपको टाइगर इन द जू वाले चैप्टर में पढ़ाया था, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो ओनोमैटोपिया इज द यूजेज ऑफ साउंड वर्ड्स टू क्रिएट ड्रामेटिक इफेक्ट। यानी ओनोमैटोपिया में आपको हमेशा कुछ अलग अलग आवाज़ों का दिखेगा। जैसे कि अगर मैं किसी पोयम में मियाओ वर्ड यूज़ करती हूँ, या फिर लाइक स्नार्लिंग वर्ड यूज़ करती हूँ, या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करती हूँ जो किसी एनिमल की साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम कह सकते हैं ओनोमैटोपिया। तो इस लिटरेरी डिवाइस में हम साउंड वर्ड्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, साउंड वर्ड्स को। ठीक है, जो वर्ड्स जो होते हैं जो साउंड को डिपिक्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पर्सोनिफिकेशन से। पर्सोनिफिकेशन तो आई गेस आप सब लोग थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। पर्सोनिफिकेशन मीन्स टू गिव ह्यूमन क्वालिटी और ट्रेट्स टू एन ऑब्जेक्ट और अ नॉन लिविंग थिंग। यानी जब हम किसी एनिमल या किसी थिंग या किसी भी चीज को ह्यूमन की क्वालिटीज, ह्यूमन की ट्रेट्स दे देते हैं, उससे हम कहते हैं कि हमने इसको पर्सोनिफाई किया है। एग्जाम्पल से देखते हैं अ टाइगर इन द जू। अब मैंने आपको बताया था कि जो टाइगर इन द जू पोएम थी उसमें हमने टाइगर को हमेशा ही से रिप्रेजेंट किया। ऑल्दो टाइगर तो एक एनिमल है, बट स्टिल हमने उसे एक ह्यूमन का ट्रेट दे दिया, एक ह्यूमन बना दिया, है ना। तो यहाँ यही बताया जाता है कि जब हम किसी एनिमल या किसी नॉन लिविंग थिंग को पर्सोनिफाई कर देते हैं ह्यूमन बीइंग की तरह, या फिर ह्यूमन की क्वालिटीज दे देते हैं, तो वो पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। जैसा कि पूरे टाइगर इन द जू पोएम में आपको दिखेगा, क्योंकि हमने टाइगर को ही से कंपेयर किया है, ही का ट्रेट दिया है। और उसके बाद अगर आप देखो फायर एंड आइस जो पोम है जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, तो फायर एंड आइस ऑल्दो ये दोनों ही एक नॉन लिविंग थिंग है, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, पर इन दोनों की क्वालिटी सच एज फायर की क्वालिटी है ग्रीड, डिजायर, और आइस की क्वालिटी होती है जेलेसी, हेट्रेड। तो ये जो सारी क्वालिटीज है, ये किसकी क्वालिटीज है? ये क्या फायर या आइस की क्वालिटी है? नो, ये क्वालिटी है हम ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी है, जिसको हमने फायर एंड आइस में ट्रांसफर कर दिया है। तो हमने यहाँ फायर को पर्सोनिफाई किया है और सिमिलरली आइस को भी पर्सोनिफाई किया है। आई गेस आपको मेरी ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टार्ट करते हैं oxymoron से। Oxymoron, it is done when apparently contradictory words appear in conjunction। ये क्या लिखा है कुछ समझ नहीं आएगा, समझ आएगा तो सिर्फ एक अच्छे एग्जाम्पल से। ये एग्जाम्पल है आपकी अ टाइगर इन द जू वाली पोम से।
He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet, quiet in his quiet rage. ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना, यही है बस आपका ऑक्सीमोरॉन. आप देखो यहाँ क्वाइट रेज में दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, क्वाइट और रेज. क्वाइट का मतलब तो हम सब जानते हैं, शांत, ठीक है, साइलेंस. रेज का मतलब होता है गुस्सा, एंगर, फिरोशियसनेस. तब आप देखो क्वाइट और रेज तो दोनों एक दूसरे से अपोजिट वर्ड्स हैं. ये तो वही बात हो गई कि मैं कह दूं हेट और लव, है ना, मैं कह दूं हेट और लव भी कह दूं साथ में. तो ये दोनों ही वर्ड्स अपने आप में एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ठीक है, अपने आप में एक दूसरे से अपोजिट है. तो यहाँ क्या है, आपका है ऑक्सीमोरॉन. क्वाइट, क्वाइट मतलब शांत, हम एकदम शांत है, काम है. रेज का मतलब होता है गुस्सा, एंगर, फिरोशियसनेस. अब गुस्सा आएगा तो आदमी शांत तो नहीं बैठेगा, है ना. तो ये दोनों ही वर्ड्स कॉन्ट्राडिक्टरी हैं. अब स्टार्ट करते हैं इमेजरी से. इमेजरी एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जिससे हम अपनी ऑडियंस को इमेजिन करवा सकते हैं. एज अ नेम itself सजेस्ट इमेजरी, इमेजिन करना. जब हमारे पोएट्स अपनी ऑडियंस को, अपने रीडर्स को एकदम इमेजिन करवा देते हैं, जो भी सीन उन्होंने लिखा है उसे हम इमेजरी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. तो जब मैं ये लाइन पढ़ रही थी, या जब मैंने आपको ये चैप्टर समझाया, या जब आप ये लाइन पढ़ रहे थे, तो ऑफ कोर्स आपके दिमाग में एक टाइगर की इमेज ज़रूर आई होगी. तो ये क्या है, इमेजरी है. क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो, यानी हम यहाँ से समझ रहे हैं कि एक टाइगर है, वो कुछ ग्रासेस के पीछे ना छुपा हुआ है और वो डियर के लिए वेट कर रहा है ताकि वो उसका शिकार कर सके. तो ये हमने अपने आप में एक क्रिएशन बना ली, एक इमेजिनेशन. जब मैं आपको पढ़ा रही होंगी तो आपके दिमाग में ज़रूर एक पिक्चर आई होगी एक टाइगर की, ठीक है. सिमिलरली अगर मैं फायर एंड आइस वाले पोम लूँ तो वहाँ भी इमेजरी का यूज़ हुआ था कि जब हम कह रहे थे कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो हमें दिखा कि हमारा जो वर्ल्ड है वो एंड हो रहा है ड्यू टू फायर, ठीक है. जब हमने डस्ट ऑफ स्नो पोएम पढ़ी तब भी हमें समझ आया होगा कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. तो वहाँ हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक ट्री है, वहाँ पर क्रो बैठा है और जो हमारे पोएट है वो वहाँ से गुजर रहे हैं, मौसम ठंडा है, विंटर सेटिंग है. तो हम ये सारी चीज़ें इमेजिन कर सकते हैं. तो जब हमारे पोएट से सक्षम हो जाती हैं कि वो हमें जो उन्होंने लिखा है वो इमेजिन करवा सकें, then they have used a poetic device which is imagery. तो आप allusion से start करते हैं. Allusion is a reference or a suggestion to a historical or a well-known person, place or thing. Allusion poetic devices में तब यूज होता है जब कोई भी पोएट अपनी पोम में एक बहुत ही अच्छे क्रिएचर या फिर एक वेल नोन पर्सन का नाम लेता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपके बुक का दे रखा है कि ये अमांडा पोम से है. यहाँ आप देखो, देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. तो यहाँ मरमेड का यूज हुआ है. मरमेड हम सब लोग जानते हैं कि मरमेड एक वेल नोन क्रिएचर है, इमेजिनरी क्रिएचर है. सिमिलरली आपकी अमांडा पोम में ही रपुंजल का भी जिक्र किया गया है. तो वहाँ भी पोएट ने कौन सा डिवाइस यूज किया है, अल्यूजन. जब हम किसी वेल नोन पर्सन या फिर कोई वेल नोन जगह का इस्तेमाल करते हैं अपनी पोम में, तब हम एल्यूजन पोएटिक डिवाइस यूज करते हैं, ठीक है. जैसे कि अगर मैं सिंड्रेला अगर कहीं अपने पोम में यूज करूं तो अगेन वो एल्यूजन होगा. सिमिलरली यहाँ हमारे पोएट ने मरमेड का यूज किया है. तो मरमेड क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक वेल नोन कैरेक्टर को, और ये तभी एल्यूजन है. आई गेस आपको मेरी बात समझ आ गई होगी. परफेक्ट. स्टार्ट करते हैं रेपिटेशन से. रेपिटेशन एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जिसमें कोई वर्ड या फिर कोई फ्रेज बार बार रिपीट होता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है. रेपिटेशन के तो नाम से ही समझ आ रहा है कि कुछ ना कुछ बार बार रिपीट होगा. फॉर एग्जाम्पल, ये है आपकी पोम अमांडा. डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा,
Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो अब आपने देखा इस पूरे स्टैंजा में एक वर्ड है जो रिपीट हो रहा है. टेल मी. यस, यू गाइज आर करेक्ट. अमांडा. अमांडा एक ऐसा वर्ड है जो बार बार रिपीट हो रहा है. अमांडा, अमांडा, अमांडा. इवन आप पूरी ही इस चैप्टर में देखोगे, इस पोम में देखोगे, आई एम सो सॉरी, कि अमांडा वर्ड बार बार रिपीट होता है. हम लास्ट में पढ़ेंगे पोएटिक लाइसेंस. तो ये पोएटिक लाइसेंस क्या है? ये एक तरह की फ्रीडम है जो हमारे राइटर्स को, हमारे पोएट्स को मिली हुई है, ताकि वो जो लिखा है उन्होंने उसका थोड़ा बहुत स्पेलिंग चेंज कर दें. सपोज उन्होंने कोई वर्ड लिखा है और उस वर्ड की वो स्पेलिंग चेंज कर दें, उनके लेटर्स आगे पीछे कर दें, तो ये उन्हें एक फ्रीडम है कि वो ऐसा कर सकते हैं. ठीक है, तो ये उन्हें ये फ्रीडम क्यों मिली है, ये लाइसेंस क्यों मिला है? ये फ्रीडम, ये लिबर्टी उन्हें इसलिए मिली है ताकि वो एक स्पेशल इफेक्ट ला सके अपनी राइटिंग में. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. ये शायद आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी होगी, आगे के चैप्टर्स में है ये पोम, वो आप तब पढ़ोगे. तो इस पोम में आप देखो, मैं इतनी बड़ी पोम नहीं पढ़ रही हूँ, मैं आपको एकदम बता देती हूँ. एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन. तो रियलियो, ट्रूलियो ऐसा एज सच कोई नाम नहीं होता, ये कोई वर्ड्स नहीं है इंग्लिश की लैंग्वेज में, बट यहाँ हमारे पोएट ने इन वर्ड्स को यूज किया है टू प्रोड्यूस अ स्पेशल इफेक्ट ऑफ राइटिंग. ठीक है, यहाँ रियलियो का मतलब है रियल और ट्रूलियो का मतलब है ट्रूली. ठीक है, तो यहाँ उन्होंने जस्ट वर्ड्स के साथ खेला है ताकि एक स्पेशल इफेक्ट आ सके उनकी पोम में. ठीक है, तो ये पोएटिक लाइसेंस है जो हमारे पोएट्स को मिला हुआ है. सिमिलरली इस पोएम में हमारे पोएट ने विंडा कहा है. अब आप कहोगे विंडा क्या है? एज सच विंडा तो कोई वर्ड नहीं है, बट उन्होंने विंडा को यूज किया है इन रिप्लेसमेंट ऑफ विंडो. उन्होंने विंडो को विंडा कर दिया जस्ट टू मैच विद बेलिंडा. ठीक है, आई बात समझ? तो ये एज सच कोई वर्ड्स नहीं है रियलियो ट्रूलियो, बट ये वर्ड्स हमारे पोएट ने यूज करे हैं क्योंकि उन्हें पोएटिक लाइसेंस दिया है. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अ लेक्चर ऑन पोएटिक डिवाइसेस. मैं आपसे जल्दी मिलूंगी विद अ न्यू लेक्चर. टिल देन यू टेक केयर, stay safe, and thank you for watching this video, and make sure to share this video with your friends if you really find this helpful. And yeah, if you like my explanation, then please click on the like button because it motivates me to make videos for you guys. And yeah, stay safe, take care.